नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज साइमन आयोग पर चर्चा करेंगे कि इसकी नियुक्ति क्यों हुई, इसके क्या उद्देश्य थे आदि के बारे में। तो जैसा आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, साइमन आयोग की नियुक्ति 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति होनी थी। चूँकि ये सुधार 1921 ईस्वी में लागू किए गए थे, इसलिए कमीशन की नियुक्ति 1931 में होनी चाहिए थी। यह अधिक से अधिक जल्दी करके 1929 में होनी चाहिए थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सुधारों की जांच करने के लिए 1927 में एक कमीशन नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसका चेयरमैन ब्रिटिश लिबरल पार्टी का एक सदस्य था। इस कमीशन की समय से पूर्व नियुक्ति के अनेक कारण बताए जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने समय से पूर्व इस कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख कारण यह बताया कि भारतीयों ने 1919 के सुधारों में तीव्र परिवर्तन की मांग की थी। भारतीयों को इसके विरुद्ध यह विचार था कि 1919 ईस्वी में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और उनमें मजदूर दल की जीत की संपूर्ण आशा थी। इसलिए सत्तारूढ़ अनुदार दल भारत के भविष्य को मजदूर दल के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अनुदार दल को यह भय था कि कहीं मजदूर दल है वह भारत को पूर्ण स्वराज्य न दे दे, क्योंकि मजदूर दल की वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में था। जो इंग्लैंड का मजदूर दल था। कमीशन की समय से पूर्व नियुक्ति का चाहे कारण क्यों कुछ भी हो, परंतु भारतीय इस बात के विरुद्ध नहीं थे। तो ये हो गया साइमन आयोग की नियुक्ति। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि साइमन आयोग की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो सुधार हुए थे उनके बारे में चर्चा करना था कि वो कहाँ तक सफल हुए, उनमें क्या कमियां रह गई और उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। अब दूसरा बिंदु है साइमन कमीशन का उद्देश्य। जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, साइमन कमीशन का उद्देश्य, कमीशन के जिम्मे यह काम लगाया गया था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक कार्य कर रही हैं, शिक्षा की कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को अधिक बढ़ाया जाए या इसको सीमित किया जाए अथवा इनमें कोई भी उचित परिवर्तन किया जा सके। तो ये थे इसके उद्देश्य। भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इनमें कोई भी भारतीय नहीं था, अतः भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड को यह पहले बताया गया था कि कमीशन में सारे अंग्रेज होने के कारण इसका भारतीयों द्वारा विरोध होगा, परंतु उसने इस बात की तनिक भी चिंता नहीं की। उसने यह कहा कि कमीशन में भारतीयों को लेना संभव नहीं है, क्योंकि इस कमीशन ने ब्रिटिश संसद को संवैधानिक सुधारों के बारे में प्रतिवेदन या रिपोर्ट देनी है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि भारत में अनेक दल हैं, यदि एक दल के प्रतिनिधि को इसमें लिया जाए तो दूसरे दल इसका विरोध करेंगे। यदि प्रत्येक दल के प्रतिनिधियों को कमीशन में लिया जाए तो कमीशन के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश सरकार 1919 के अधिनियम के शब्दों के अनुसार अपने हाथ में भारतीयों की संवैधानिक प्रगति की जांच की प्रत्येक बात रखना चाहती थी। कमीशन में चूंकि कोई भी भारतीय नहीं लिया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसे अपमानजनक समझा। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस इत्यादि सभी दलों ने
इसका बहिष्कार किया। अब 7 फरवरी 1928 ईस्वी को कमीशन बम्बई पहुंचा तो इसके विरुद्ध अनेक प्रदर्शन किए गए। जहां भी साइमन कमीशन गया वहां काले झंडों, हड़तालों और प्रदर्शनों से इसका स्वागत किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो इसके विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी के सख्त प्रहार किए। फलतः लाला जी को सख्त चोटें आई और कुछ दिनों के बाद इसी कारण से उनका देहांत हो गया। इससे सरदार भगत सिंह इत्यादि क्रांतिकारी नेताओं को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसे राष्ट्रीय अपमान समझकर सैंडर्स से बदला लेने का विचार किया। बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या करके राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अनेक अत्याचार किए। 2 वर्ष के परिश्रम के बाद मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब है साइमन कमीशन का प्रतिवेदन। उसने अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की। साइमन कमीशन 2 बार भारत में आया और विरोधी प्रदर्शनों के बावजूद इसने 2 वर्ष तक कठिन परिश्रम करके एक प्रतिवेदन तैयार किया। यह प्रतिवेदन मई 1930 में प्रकाशित हुआ। इसमें भारत के संबंध में इस प्रकार सिफारिश की गई। ये पहला बिंदु था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, दोहरे शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वराज्य का आरंभ। प्रांतों में 1919 के अधिनियम के अनुसार शुरू किया हुआ दोहरा शासन अनेक आंतरिक दोषों और सांप्रदायिक विरोध के कारण सफल नहीं हो सका है। अतः इसको समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। सारा प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए और उसको प्रांतीय विधानमंडल की तरफ जिम्मेदार बना दिया जाए। प्रांतों में राज्य गवर्नरों को जो विशेष शक्तियाँ दी जाएं ताकि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर सकें और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें। संविधान के असफल होने पर गवर्नरों को विशेष शक्तियों के अनुसार प्रांतों का शासन संभालने का अधिकार हो। गवर्नर जनरल का प्रांतों पर काफ़ी भारी नियंत्रण हो, परंतु अंदरूनी मामलों में केंद्र का कम से कम दखल हो और उनको काफ़ी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरा बिंदु है गवर्नरों और गवर्नर जनरलों की विशेष शक्तियाँ। कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि प्रांतों और केंद्र में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ दी जाए। प्रांतों और केंद्र में शासन को ठीक तरह चलाने के लिए भी गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए जाएं। गवर्नर को यह भी अधिकार दिया गया कि वह अपने मंत्रिमंडल में एक या अधिक अनुभवी सरकारी अधिकारी शामिल कर सकता है जो चुना न जाए, परंतु उसको गवर्नर या गवर्नर जनरल की तरफ से जिम्मेवार न बनाया जाए, बल्कि प्रांतीय विधानमंडल की तरफ ही जिम्मेदार बनाया जाए। अगला बिंदु है मताधिकार का विस्तार। 1926 ईस्वी में भारत की कुल 2.8 केवल 2.8% आबादी को ही मत देने का अधिकार था।
इसलिए साइमन कमीशन ने कहा कि मताधिकार का विस्तार किया जाए और उन्होंने सांप्रदायिक पद्धति को भी कायम रखने का सुझाव दिया। अगला बिंदु है केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार। साइमन कमीशन ने केंद्र में दोहरे शासन का शुरू करना सर्वांतः अवांछनीय बताया और ये कहा कि केंद्र में पहले की भांति अनुत्तरदायी सरकार रहनी चाहिए। अतः कमीशन ने केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण करने की शक्ति न देने का सुझाव दिया। कमीशन ने शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना पर बल दिया। जब प्रतिरक्षा की समस्या ठीक तरह हल हो जाए, इसके बाद ही केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में सोचा जा सकता है। अगला बिंदु है प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार। साइमन कमीशन ने यह सिफारिश भी की कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए और महत्वपूर्ण प्रांतों में 200 से लेकर 250 तक सदस्य शामिल किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सरकारी अधिकारी बिल्कुल भी नहीं रहे। मनोनीत और गैर सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमंडल की समस्त संख्या के 10वें भाग से अधिक नहीं हो। जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या थोड़ी थी, वहाँ पर मुसलमानों को विधानमंडल में विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की भी सिफारिश साइमन कमीशन ने की। अगला बिंदु है बृहत्तर भारत की परिषद की स्थापना। भविष्य में संघ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने यह सिफारिश की कि भारत के लिए एक ऐसी परिषद की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हों। कमीशन ने कहा ऐसा समय नहीं आया कि देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों का संघ स्थापित किया जा सके, यह तो भविष्य में ही संभव हो सकता है। और यदि संघ बन जाता ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों का, तो कुछ ऐसे मसले थे, ऐसे विचार था जिन पर इसमें विचार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं आया। नया संविधान। हर 10 वर्ष के बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच पड़ताल की पद्धति को छोड़ दिया जाए और एक नया संविधान इस लचीलेपन से तैयार किया जाए कि स्वयं ही विकसित हो सके। स्पष्ट है कि यह सिफारिश भारतीय असंतोष को कम करने के लिए की गई थी। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं भी जिक्र नहीं है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रतिरक्षा को भारतीय हाथों में सौंप दिया गया था। प्रांतों को स्वराज्य या स्वायत्तता देने की सिफारिश की गई थी, परंतु उसको गवर्नरों की विशेष शक्तियों द्वारा सीमित कर दिया गया था। इसलिए भारतीयों ने इस रिपोर्ट का हार्दिक स्वागत नहीं किया। सभी ने इसकी निंदा की थी। सर विष्णु स्वामी आयर का कथन है कि यह रिपोर्ट फटे कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। एंड्रूज का भी मत था कि इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन से सारे देश में पैदा हुए परिवर्तन और जनता की अभिलाषाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ण अपेक्षा की है। इसने उस भारत को अपने सम्मुख रखा जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने से 30 वर्ष पूर्व था। राष्ट्रीय जागृति के परिणाम स्वरूप उदीयमान युवक भारत का इसमें परिचय नहीं मिला। लेकिन फिर भी चाहे इस रिपोर्ट को भारतीयों ने कोई महत्व नहीं दिया हो और ब्रिटिश मजदूर दल ने भी इसको महत्वहीन समझा हो,
परंतु बाद में 1919 के अधिनियम में इसकी अनेक बातें अपना ली गई। 1935 में प्रांतों को स्वराज्य दिया गया और अल्पमतों के हितों की रक्षा तथा गवर्नरों को जो विशेष शक्तियाँ दी गई, उन सब का आधार यही प्रतिवेदन था। इस प्रतिवेदन द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह पूर्ण रूप से विदित हो गया कि 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चलाया हुआ दोहरा शासन सर्वथा असफल हो गया और भारतीयों की स्वशासन के मार्ग पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।